नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है आपका कैस्कोड पेयर एंड इट्स पैरामीटर्स। नाउ नेक्स्ट हम यहां पर अब स्पेशल पेयर डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा कैस्कोड पेयर। तो कैस्कोड पेयर क्या होता है? इन दिस पेयर बेसिकली एक आपका कॉमन इमीटर एम्पलीफायर होता है और एक आपका होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। तो दिस पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन इमीटर एंड कॉमन बेस एम्पलीफायर। चूंकि अभी आपके दोनों अलग अलग हैं तो यहां पर मैं एसी इक्विवेलेंट सर्किट भी आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा। जब सेम रहे तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा यहां पर अलग अलग है, यहां पर भी डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करने जो हमने सिंगल स्टेज में डिराइव कर रखे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम यहां पर कैस्कोड पेयर का मेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर मेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है कैस्कोड पेयर का। तो यहां पर हम नेमिंग दे देते हैं Q1 और ये आपका हो गया Q2। यहां पर देखिए मैंने नीचे नेम नहीं दिया हुआ है क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो कॉमन इमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो बाईपास कैपेसिटर होता है वो आपका एसी एनालिसिस में शॉर्ट होता है, तो वो एनालिसिस ही पूरा खत्म हो जाता है। तो न्यूमेरिकल में भी आपको नेम नहीं देता है, इसलिए मैंने यहां पर नेम नहीं दिया, लेकिन अब मैं दे देता हूं क्योंकि मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आपको केयरफुल रहना। अगर नेम ना भी दे तब भी आपको पता है उसका कोई यूज नहीं है एसी एनालिसिस के केस में। तो यहां पर RE और ये क्या होता है आपका CE, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एसी एनालिसिस के केस में आप जानते हैं जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। यहां पर पहले मैं आपको ये सिखा देता हूं कि ये किस तरीके से कैस्कोड पेयर है, मतलब ये किस तरीके से कॉमन इमीटर और कॉमन बेस है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर Q1 है उसको अगर आप देखिए इनपुट आप ले रहे हैं बेस से, आउटपुट आप कहां से ले रहे हैं ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि इमीटर जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। इमीटर क्यों ग्राउंड होगा आपका? क्योंकि एसी एनालिसिस के केस में CE क्या हो जाएगा, शॉर्ट, तो RE भी शॉर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा। तो इमीटर ग्राउंड हो रहा है, इनपुट आप दे रहे हैं बेस से, इसका मतलब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर। और अब आप सोचेंगे आउटपुट, तो देखिए आउटपुट जो है वो अगले के इमीटर में जा रहा है। कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं ना कॉमन इमीटर में, तो अगले के इमीटर में जा रहा है, इसका मतलब अगले का इमीटर जो है वो बेसिकली आउटपुट बना रहा है आपका। तो आप देखेंगे जो Q1 का जो आउटपुट है, मतलब जो आप कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं वो अगले के इमीटर में जा रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, फर्स्ट का आउटपुट अगले के इनपुट में जाता है, मतलब Q2 का जो इनपुट है वो Q1 का आउटपुट हो रहा है, ठीक है। तो इमीटर से इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं सेकंड वाले के लिए। और आप देखिए बेस को आप ग्राउंड कर रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर तो शॉर्ट हो जाएगा, और कलेक्टर से आप आउटपुट ले रहे हैं, तो सेकंड वाला क्या हो गया, कॉमन बेस। इमीटर से इनपुट, बेस ग्राउंड और कलेक्टर से आउटपुट। तो यहां पर आप ये सारी चीजें बहुत डीप में स्टडी कर चुके हैं पहले भी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसे। Q1 क्या है आपका, कॉमन इमीटर, और जो आपका Q2 वाला है वो आपका क्या है, कॉमन बेस। ठीक है, तो ये आपका कॉमन इमीटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है अच्छे से। तो अब अगर आप ध्यान से यहां पर समझेंगे तो पहले हम एसी एनालिसिस बना लेते हैं, एसी इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहां पर कैलकुलेशन भी स्टार्ट कर देंगे। तो हम जानते ही हैं फॉर एसी एनालिसिस VCC क्या हो जाता है हमारा, ग्राउंड हो जाता है, और कैपेसिटर्स हमारे क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो VCC को आप ग्राउंड कर देंगे, कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो यहां पर आप ध्यान से अब देखिए, तो बेसिकली आप देख सकते हैं हमने यहां पर एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है।
तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो ट्रांजिस्टर Q1 है, कॉमन इमीटर इसे मैंने पहले ड्रॉ किया है, फिर कॉमन बेस वाले को बाद में ड्रॉ किया है। कॉमन इमीटर कैसे आप देख सकते हैं, आपने क्या देखा है, वीसीसी ग्राउंड होगा, कैपेसिटर्स आपके शॉर्ट सर्किट होंगे। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, जब आपका कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो वीन देखिए डायरेक्ट लगेगा, आप यहां पर देख सकते हैं वीन आपका डायरेक्ट लग रहा है। इसके अलावा आप देखिए जब कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो आरई सी सब शॉर्ट हो जाएंगे, तो Q1 आप देखिए Q1 का जो इमीटर है वो ग्राउंड हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर क्या कैपेसिटर्स को शॉर्ट सर्किट किया है, तो पहले हमने कॉमन इमीटर वाला बनाया Q1, फिर हमने कॉमन बेस वाला बनाया Q2। तो आप देखिए यहां पर कैसे हमने बनाया है, देखिए जब कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होगा तो वीन देखिए डायरेक्ट अप्लाई होगा बेस से, वैसे ही हमने बनाया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो Q1 का इमीटर है, जब REC शॉर्ट होंगे तो इमीटर ग्राउंड होगा, हमने ग्राउंड कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो आपका R2 है, R2 अगर आप ध्यान से देखें R2 को, तो R2 आपका कहां से कहां आएगा, R2 को आप देख सकते हैं कि R2 जो है वो Q1 के बेस से लेकर Q2 के बेस के बीच में है, ठीक है। तो Q1 का बेस से लेकर Q2 के बेस तक है। Q2 का बेस देखिए कैपेसिटर के कारण डायरेक्टली क्या हो रहा है, ग्राउंड, देख सकते हैं आप। तो एक तरह से जो R2 है आपका वो Q1 के बेस से लेकर ग्राउंड के बीच में है, और R3 को भी देखिए वो भी Q1 के बेस से लेकर ग्राउंड तक है। तो बेसिकली R2 R3 आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। तो मैंने देखिए यही बनाया है, R2 पैरेलल R3 Q1 के बेस से लेकर ग्राउंड तक। क्लियर अच्छे से। अब आप देखिए R1 को, तो अगर आप R1 को देखेंगे तो जो R1 है वो कनेक्टेड है Q2 के बेस से। Q2 का बेस क्या है आपका, ग्राउंड है, और वो कनेक्टेड है VCC से। VCC भी आपका क्या है, ग्राउंड है। तो चूंकि R1 के दोनों पॉइंट ही ग्राउंड है, इसलिए R1 क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। दोनों पॉइंट उसके सेम है, दोनों पॉइंट सेम तभी होते हैं जब शॉर्ट सर्किट होता है। ये पॉइंट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के केस में। तो इसलिए R1 का कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो R1 को यहां पर आप इस तरीके से क्रॉस बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो अब अगर आप देखें जो Q2 है उसके कलेक्टर को देखिए, कलेक्टर से VCC मतलब ग्राउंड तक, VCC ग्राउंड है ना, तो कलेक्टर तक RC कनेक्टेड है। ये वाला कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाएगा, तो Q2 के कलेक्टर से ग्राउंड तक RL है, तो Q2 के कलेक्टर से ग्राउंड तक RC है, Q2 के कलेक्टर से ग्राउंड तक RL है, तो RL और RC भी किसमें होंगे, पैरेलल में। और उसी के अक्रॉस आप क्या लेंगे, V0। तो आप देखिए यहां पर मैंने लिखा है RL डैश, तो आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल मैंने वैसे ही रिप्रेजेंटेशन दिखाया है आपको, वैसे ही आपको शो किया जैसा हमने सिंगल स्टेज में भी सीखा हुआ है। तो ये हो जाएगा RL पैरेलल RC। क्लियर है अच्छे से। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर शो कर ली हैं। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या है, इसके बाद अब हमारा टारगेट ये है कि जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं वो हम वन बाय वन कैलकुलेट करते जाएं। क्लियर है अच्छे से ना। तो आप देखिए फर्स्ट पैरामीटर जो हमारा होगा यहां पर वो होगा आपका इनपुट रेजिस्टेंस Rin। तो Rin जैसा हम जानते ही हैं कि जो Rin होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका Rin1 के। ठीक है, हमने डार्लिंगटन पेयर में भी यही सीखा हुआ है, हमने स्टार्ट में भी यही सीखा था जब हमने बेसिक्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर स्टडी किया था कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है मल्टी स्टेज के केस में वो फर्स्ट इनपुट रेजिस्टेंस के, फर्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो Rin जब आप Rin1 के इक्वल करेंगे तो आप देखिए आंसर क्या आना चाहिए अब आपका, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला कॉमन इमीटर है, ये आप ऑलरेडी शो कर चुके हैं। तो कॉमन इमीटर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अगेन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अप्रोक्सीमेटेड H मॉडल के लिए सारी वैल्यूज ओपन कर लीजिए। कॉमन इमीटर के लिए कॉमन इमीटर आपको कौन सा ओपन करना है, कॉमन इमीटर हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ा है विथ बाईपास कैपेसिटर और एक पढ़ा है विदाउट बाईपास कैपेसिटर। आप देख सकते हैं ये वाला जो था आपका वो विथ बाईपास कैपेसिटर था, तभी Ri का इफेक्ट हट चुका है। तो आपको बस ओपन कर लेना है अपने नोट्स। तो Rin की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है आपकी Rin1 की, ये होती है HIE। ठीक है, तो HIE आप देख सकते हैं कॉमन इमीटर के केस में। क्लियर है पॉइंट। तो ये काफी स्मॉल वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं नोट में कि इन दिस पेयर Rin is वेरी स्मॉल। जबकि हमने डार्लिंगटन पेयर में क्या देखा था, Rin में ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इस पेयर में Rin में कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर ये जो आपने Rin लिख लिया, लेकिन अगर आप ओवरऑल Rin देखें, ओवरऑल Rin
अफेक्टिव आर इन, तो अफेक्टिव आर इन भी आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ, अपने नोट्स में चेक करिए। मैंने आपको क्या लिखाया था कि जो आर इन निकालेंगे पैरेलल क्या करेंगे, इनपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस। तो इनपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस कितना है, R3 पैरेलल R2। तो इस केस में भी आप जानते हैं कि HI अगर बहुत स्मॉल है तो R3 R2 पैरेलल होने के बाद भी वैल्यू स्मॉल ही आएगी। तो ये कंक्लूजन आपका अभी भी वैलिड है कि इन दिस पेयर R in इज वेरी स्मॉल। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको ओवरऑल R in की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप अपने नोट्स ओपन रखे हुए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी कैलकुलेशन है, अगर आपको सिंगल स्टेज आता है अब तो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट होगा आपका R out, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो जैसा हमने डार्लिंगटन पेयर में भी डिस्कस किया, RO या R out जो आपका होता है वो किसके इक्वल होता है, R out 2 के। तो आपको सेकंड वाले का R out चाहिए, तो R out किसके इक्वल होता है, आपका R out 2 के इक्वल होता है। तो आपको सेकंड वाले का R out चाहिए। तो R out सेकंड वाला कौन है, सेकंड वाला है कॉमन बेस। सो फॉर कॉमन बेस R out 2 की वैल्यू, R out की वैल्यू जो कॉमन बेस में होती है वो हम जानते ही हैं कि वैसे तो नॉर्मली इन्फिनिटी आती है, लेकिन अगर आप R out 2 अफेक्टिव देखते हैं तो ये कितना आता है आपका, ये आपका आता है इन्फिनिटी पैरेलल आउटपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस। तो आउटपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस आपका कितना होता है, आप चेक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं आउटपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस होता है जो अफेक्टिव लोड में जो लोड होता है उसको हटाकर, मतलब RC। या आप यहां से भी देख सकते हैं जो आउटपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस होता है वो होता है कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में, तो वो कितना है आपका RC है, आउटपुट बाइसिंग रेजिस्टेंस। तो R out जो ओवरऑल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, RC के इक्वल हो जाएगा। क्लियर अच्छे से? तो इस तरीके से आप R out भी अचीव कर सकते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं इन दिस केस R out इज स्मॉल वैल्यू। तो R out भी आपका RC के ही इक्वल है। तो R out में भी ऐसा कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। RC नो डाउट एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करते हैं डार्लिंगटन पेयर जहां पर इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि RC इतना भी छोटा नहीं होता, तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल वैल्यू ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्मॉल टू मीडियम, ताकि आपको क्लियरिटी बनी रहे। क्लियर है? नाउ थर्ड केस, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन जो आपका होता है, हमें पता ही है कि जो ओवरऑल वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है आपका AV1 इंटू AV2। तो जो आपका AV1 होगा कॉमन इमीटर के लिए। तो कॉमन इमीटर के लिए वोल्टेज गेन, अगेन आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं अपने नोट्स में, ये आपका होता है -HFE इंटू RL1, मतलब फर्स्ट का लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि कॉमन इमीटर फर्स्ट वाला है, अपॉन कितना होता है आपका HI, और AV2 कितना होता है HFE इंटू RL2 अपॉन HI, ये होता है आपका। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो हम जानते हैं, हमने डार्लिंगटन पेयर में भी स्टडी कर रखा है, या हमने लोडिंग इफेक्ट में भी स्टडी कर रखा है कि जो फर्स्ट का जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका, नेक्स्ट का इनपुट। तो यहां पर AV की वैल्यू क्या होगी, -HFE। तो फर्स्ट का जो लोड है वो नेक्स्ट का इनपुट होगा, मतलब नेक्स्ट का क्या होगा, R इंटू होगा, और जो सेकंड का लोड है वो तो लास्ट लोड ही होगा। तो सेकंड का लोड कितना है आपका, आपने क्या नाम दिया है, RL डैश नाम दिया। आप देख सकते हैं फिगर में RL डैश आपने क्या लिखा है, RL पैरेलल RC। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब आप देखिए कि सेकंड वाले का इनपुट क्या होता है। अगर आप सेकंड वाले का इनपुट देखें, वी नो दैट फॉर कॉमन बेस R इंटू इज इक्वल टू, सेकेंड वाला मतलब कॉमन बेस है ना, आप चेक कर लीजिए अपने नोट्स में, ये होता है आपका
HI अपॉन 1 प्लस HFE, और आप जानते हैं कि HFE बहुत हाई वैल्यू होती है 1 के कंपैरिजन में, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, HIE अपॉन HFE। तो यहां पर जो R/2 की वैल्यू आएगी वो आएगी HIE अपॉन HFE, और इस वैल्यू को अगर आप पुट कर दें AV में तो देखिए AV की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस HFE इंटू HIE अपॉन HFE इंटू HIE इंटू HFE RL डैश अपॉन HIE। तो आप देख सकते हैं HFE HFE HIE कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका ओवरऑल AV है वो आ जाएगा माइनस HFE RL डैश अपॉन HIE। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिल रहा है कि जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो कॉमन इमीटर के वोल्टेज गेन वाले फॉर्मूले के इक्वल ही आया है। तो फॉर कैस्कोड पेयर overall AV is same as voltage gain of common emitter amplifier। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वैल्यू है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, माइनस HFE RL डैश अपॉन HIE। तो ये होता है आपका वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ कैलकुलेशन आपको करना है वो है आपका करंट गेन का। तो करंट गेन हम जानते हैं, अगेन गेन जब भी आप निकालेंगे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है जितने भी स्टेज प्रेजेंट है, तो AI1 इंटू AI2। अब कॉमन इमीटर मतलब AI1 कितना होता है आपका, AI1 हमने पढ़ रखा है माइनस HFE होता है, और कॉमन बेस के लिए जो गेन होता है करंट गेन वो 1 होता है। तो अगेन अगर आप देखेंगे AI की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस HFE। अगेन आप देखेंगे तो करंट गेन भी आपका कॉमन इमीटर के करंट गेन के इक्वल आता है, क्योंकि कॉमन बेस का तो 1 ही हो जाता है। तो आप फिर से यहां क्या कंक्लूजन लिखेंगे, फॉर कैस्कोड पेयर ओवरऑल AI इज सेम एज करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। तो ये होता है आपका कैस्कोड पेयर में वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपेडेंस एंड आउटपुट इंपेडेंस का कैलकुलेशन। तो आई होप आपको ये जो कैस्कोड पेयर है और इस पे जो हमने कैलकुलेशन की है वो भी यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।